हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और आज की वीडियो लेक्चर देखने के बाद 10 मिनट के बाद आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए परफेक्ट रेडी हो जाओगे। इसका क्वेश्चन तो मिस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास है 6 फंडामेंटल राइट्स अभी तक, लेकिन पहले और एक था राइट टू प्रॉपर्टी। तो वो राइट तो चला गया, लेकिन अभी हमारे पास टोटल 6 राइट। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploration, right to freedom of religion, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसको हम ट्राइबल राइट्स भी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो ये सब है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले जानेंगे आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है। ये है 12 से 35 तक, और ये बोरो हुआ है हमारा यूएसए से, और लेकिन इसका ओरिजिन हुआ है यूके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल आर्टिकल फर्स्ट 2 राइट्स से 12 13 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्टेट का डेफिनेशन है और लॉ का एक डेफिनेशन है, वो छोड़कर अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। 14 का मतलब क्या है भाई? 14 का मैं आपको समझाता हूँ। 14 का मतलब क्या है कि एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ एंड इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। तो इसका मतलब है सब लोग इक्वली प्रोटेक्टेड होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। राइट टू इक्वलिटी का मतलब ही यही है। तो आपको ये सब याद रखना है। फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर। ये आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और जेंडर के। तो ये सब आप देख सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इंश्योर दैट ऑल सिटीजन हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16 आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट आपको चाहिए कि लॉ सबके लिए सिमिलर हो, उसके बाद किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थर्ड है कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान देखा जाए। तो आर्टिकल 7 जो होता है अबोलिश अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबल प्रथा है उसको अबोलिश करना है। और 18 कहता है अबोलिश टाइटल एंड डिस्टिंक्शन। आप किसी को टाइटल्स नहीं दे सकते ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन, कास्ट। तो ये सब कहते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और आप देख सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं इसके नंबर सेकंड आर्टिकल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो है आर्टिकल 19। आपको बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन सिंपल नहीं है। इसका यहाँ पर बहुत सारे और भी क्लॉजेस है, मैं आपको पहले बताता हूँ 19 क्या है। तो 19 है प्रोटेक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे है। तो वो आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन 19 का सब क्लॉसेस आपके एग्जाम में आएंगे। आप देखते हैं 19(1) जो है, और उसका सब क्लॉसेस ऐसे आप कैसे याद रखोगे मैं आपको कह देता हूँ। फर्स्ट सब क्लॉज ए है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी है तो असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म। आप कहाँ पर भी असेंबल हो सकते हो, खड़े रह सकते हो ग्रुप बनाकर, लेकिन विदाउट आर्म माने हथियार के बिना। तो आर्टिकल सी कहता है 19C टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन कुछ इसके भी रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आप कुछ भी एसोसिएशन ऐसा बना नहीं सकते। डी है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई है टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एफ जो ओमिटेड है उस वहाँ पर एक राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट था, तो ये ओमिटेड हो चुका है। तो आर्टिकल जो जी कहता है 19(1) का, तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आपको पूरी तरह से फ्रीडम है यहाँ पर। तो आपको कैसे याद रखना है? तो आप स्पीच से ए से आप लोगे, यहाँ से ए, यहाँ से ए, साम, या ये क्या होगा साम, SAAM। भाई मुझे पता नहीं यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, नहीं तो आपको लिख कर बता देता, लेकिन आपको अगर पता है तो कमेंट कर देना। तो ये है साम, SAAMRO, सामरो। सामरो से आप याद रख सकते हो कि ये जो 19(1) का क्लॉजेस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19 के बाद आप 20 बता, 20 क्या है? 20 के प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आपको जो ऑफेंस के बाद आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत ही लंबा लिखा है, तो मैं आपको सिंपली में बताऊँ तो ये है
कि आपको जिस टाइम में आपने क्राइम किया है तो उस टाइम के हिसाब से ही आपको पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी आपको। मतलब कि पहले क्राइम का सजा कम था, अब ज़्यादा हो गया, तो आपको कम ही मिलेगा जो जब आपने क्राइम करा उस समय के हिसाब से। तो ये यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है नो पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड अनपनिश्ड। सेम ऑफेंस के लिए दो बार किसी को पनिश नहीं कर सकते। और थर्ड क्लॉज में लिखा है नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शाल बी कंप्लेंट टू बी विटनेस एग्नेस्ट हिमसेल्फ। मतलब कोई भी खुद के खिलाफ गवाह नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है आपको गवाह ढूंढना ही पड़ेगा, पुलिस का काम है कि आपके खिलाफ कोई गवाह ढूंढना, आप खुद के लिए कुछ नहीं कह सकते, तो ये प्रूव नहीं होगा कुछ। तो आर्टिकल 21 मैंने यहाँ पर लिखा जो राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, जो आर्टिकल नंबर 21, तो 21 आपको दिखाता हूँ। जो आप कह सकते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में ये आर्टिकल है। तो इसका और भी सब क्लॉसेस है, जैसे आर्टिकल 21 है जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, जो 6 to 14 ईयर के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री करता है। तो आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डेफिनेशन इन सर्टन केस, मतलब अरेस्ट के हिसाब से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, कोई आपको ऐसे नहीं अरेस्ट कर सकता। तो ये है आर्टिकल, और आपको यहाँ पर मैं पहुँच गया आर्टिकल 23 एंड 24 में, जो है राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर। भाई ये लेबर का एक्ट है, आप कह सकते हैं कि फोर्स ट्रैफिक जो फोर्स लेबर आप किसी से नहीं कर सकते। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल है कि आप हाजिडियस कंडीशन में किसी भी चाइल्ड को काम नहीं कर सकते जो 6 to 14 ईयर का हो, जो प्राइमरी एजुकेशन डिजर्व करता है। तो ये सब सिंपल आर्टिकल आप याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो है 25 से 28 तक। तो 25 आप देख सकते हैं सिक्योर राइट टू फॉलो वन बिलीफ प्रैक्टिस प्रोपागेट रिलीजन फ्रीली। आप किसी को भी अपने बारे में बता सकते हैं, आपके रिलीजन बारे में, ये सब आपको राइट्स मिला है। राइट जो आर्टिकल नंबर 26 कहता है ग्रांट रिलीजियस डिमोनेशन द राइट टू मैनेज देयर रीजनल अफेयर्स। आपको राइट है आपके जो अफेयर्स है आप रिलीजियस में आप उससे मैनेज कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 27 कहता है रेस्ट्रिक्ट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड फॉर रिलीजियस ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, मतलब पब्लिक का फंड जो है वो रिलीजियस के लिए यूज नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 28 कहता है प्रिवेंट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट फंडेड बाय द स्टेट। जिस स्टेट में एजुकेशन का फंड आता है जो गवर्नमेंट, वहाँ पर आप किसी भी रिलीजियन को आप फॉलो नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि उस इंस्टीट्यूट में जिसमें गवर्नमेंट का पैसा आता है कि यहाँ पर इस रिलीजन चलेगा, वहाँ पर वो सेकुलर ही होगा जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है राइट नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज, इसको माइनॉरिटी एक्ट भी कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 29 यहाँ पर है। तो 29 के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स भी कहते हैं। 29 और 30 को उसको माइनॉरिटी राइट भी कहते हैं। 29 में ऐसा लिखा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज ओन लैंग्वेज और कल्चर, हमारे पास हमारा लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, और हमें उससे प्रायोरिटी देना है, हमें उससे बचाना है, तो हम बचा सकते। ये ऐसा सिंपल में यही यहाँ पर लिखा है। आर्टिकल 30 आप अगर देखोगे ग्रांड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट प्रिविलेज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी माइनॉरिटी यहाँ पर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है, उसका राइट्स ये है। तो उसके बाद हम चलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जो है 32, 33, 34, 35। ये जो आर्टिकल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मैं बता देता हूँ। 32 कहता है रेमिडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्म बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन टू फोर्स एटसेट्रा, मतलब आर्टिकल सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, इसको आर्म फोर्स का फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। और ये हमारा जुड़ा था 50th अमेंडमेंट के दौरान। तो आर्टिकल नंबर 34 कहता है एट द टाइम ऑफ मार्शियल लॉ, ये मार्शियल लॉ के बारे में कहता है, मार्शियल लॉ के टाइम में फंडामेंटल राइट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में हमारे पास दो फंडामेंटल राइट रहते हैं,
जो 20 और 21, लेकिन मार्शल लॉ के टाइम हमारा फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। अब आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब पार्लियामेंट ही हमारे यहाँ राइट्स बना सकता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसका लेखा जोखा यही है। तो आप अगर ये सब देख लोगे तो आपको और भी कुछ देखना जरूरी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में यही आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना स्टडी विथ रुद्र। तो मिलते हैं और एक वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक में।